डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी वो कौन सी किसकी चीज के लिए दैट विल बी मोस्टली यूजफुल फॉर फार्मासिस्ट एग्जाम, जीपेट एग्जाम, डीसीओ मीन्स ड्रग कंट्रोल एग्जाम, डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू फार्मेसी, डेंटल, एमबीबीएस, नर्सिंग या जहां पर भी काम ये आज वाला वीडियो होगा सब जगह काम आएगा और यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड होगा। फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग है, मतलब कहां से कौन सी बात कर रहे हैं अपन, फ्रॉम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से मैंने आज क्वेश्चंस उठाए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बात आती है कि आज अपन कौन से सब्जेक्ट की बात कर। फ्रेंड्स, आज हम फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। फार्माकोलॉजी वो भी कौन से, जो सुपर 30 एमसीक्यू सीरीज लेके आया हूं। सुपर 30 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट पहला है, मतलब आज हम 30 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जिसमें पहला पार्ट रहेगा। इस तरह की बहुत सारी सीरीज लेके आने वाला हूं मैं आपके लिए। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट बना रखी है। यहाँ पे फार्माकोग्नोसी की प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना रखी है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी जिसको एचएनसीपी बोलते हैं, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी जिसको एचईसीपी बोलते हैं, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट डीएसबीएम बोलते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री है। इन सभी की भी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी। तो आप यदि आपका सब्जेक्ट वो मैच खाता है तो आप उन टेस्ट सीरीज को भी, उन एमसीक्यूज को भी आप देखिए ताकि आप एग्जाम के लिए कंप्लीटली तैयार हो पाए। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग नैलोक्सोन। नैलोक्सोन क्या है और मैं इसके बारे में बता देता हूं, आंसर ऑटोमेटिक आपका निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स, बेसिकली कहां से क्वेश्चन उठाया हुआ है, ओपियोड एंटागोनिस्ट से उठाया हुआ है। ओपियोड एंटागोनिस्ट क्या होता है, या दैट इज द नैलोक्सोन। और एंटागोनिस्ट है किस चीज के लिए, सबसे ज्यादा म्यू रिसेप्टर के लिए, उसके बाद में कापा और उसके बाद में डेल्टा, मींस उनकी ये पोटेंसी की बात कर रहे हैं अपन। ओके, पोटेंसी की बात कर रहे हैं, ये ऑर्डर है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, याद रखिएगा। नैलोक्सोन का सबसे ज्यादा एफिनिटी कहां पे है, यहां पे इसकी म्यू रिसेप्टर के लिए। ओके, फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट बनता है बेसिकली नैलोरफिन, अगेन ए वन मोर एंटागोनिस्ट जिसको म्यू सबसे ज्यादा होता है और कापा कम होता है। डेल्टा के लिए यहां इसमें एफिनिटी नहीं होती। ओके, फिर फ्रेंड देखिएगा ये इसको यूज कहां किया जाता है, इनको बेसिकली इन दोनों को यूज कहां किया जाता है, कंप्लीट और पार्शियल रिवर्सल ऑफ ओपियोड ओवरडोज इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। इसका मतलब समझना कि जहां पे ओपियोड की ओपियोड का मतलब यहां पे समझ लेना, मैंने यदि मॉर्फिन का एग्जांपल लिया तो आप शायद समझ जाओगे। मॉर्फिन यदि किसी पर्सन ने ज्यादा ले लिया, ओवरडोज ले लिया, तो नैलोक्सोन दिया जाता है ताकि उस पर्सन को उसकी टॉक्सिसिटी से बचाया जा सके। ओके, और दूसरी बात होता है प्रेसिपिटेट एक्यूट विड्रॉल सिंड्रोम इन डिपेंडेंट सब्जेक्ट मॉर्फिन एडिक्ट। इसका मतलब समझना, यदि हम मॉर्फिन, कोई पर्सन ऐसा है जिसमें मॉर्फिन एडिक्ट पर्सन है, ओके, मॉर्फिन एडिक्ट पर्सन है, उसको हमने क्या किया, नैलोक्सोन दे दिया। नैलोक्सोन देने से क्या हुआ, उसका ओवरडोज तो जो था वो तो ट्रीट हो गया, लेकिन यहाँ पे खास बात है कि उसके नैलोक्सोन देने के बाद में इमीडिएट यदि अपन उस पेशेंट को देने से दवाई रोक देंगे तो क्या होगा, उसमें प्रेसिपिटेट विड्रॉल सिंड्रोम आएगा। इसका मतलब क्या होगा, उसमें जो डिपेंडेंसी वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो 100% आएंगे। तो इसकी डोज हम इमीडिएटली
हम खत्म नहीं करते, पेशेंट को धीरे धीरे टैपरिंग करके, कम डोज करके इसकी ट्रीटमेंट को हम हटाते हैं इस तरह के पेशेंट्स में। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे लास्ट हमारा ऑप्शन आ रहा कौन सा, देखना क्या, प्रेसिपिटेट विड्रॉल सिम्टम्स इन मॉर्फिन एडिक्ट्स, करेक्ट होगा, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दिस इज द आंसर डी। Friends, come to the second question number. The area under the plasma concentration time curve represents, क्या होता है फ्रेंड्स एरिया, ये प्लाज्मा टाइम कर्व क्या होता है, मैं आपको इसको डिटेल में बता देता हूँ। इससे रिलेटेड करीबन आपको एग्जाम में हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, मैं आपको ये पूरा बता देता हूँ कैसे। यदि हम किसी पेशेंट को दवाई देते हैं तो एक हम ग्राफ बनाते हैं, वो ग्राफ किसके बीच में होता है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। इसका मतलब समझना कि हम बॉडी में कितनी कंसंट्रेशन है और टाइम के साथ में, जैसे गोली ली या इंजेक्शन दिया, इमीडिएटली क्या होता है, जैसे गोली ली, अपने ओरली बात कर रहे हैं, ये ओरली ही के लिए हमारा जो ग्राफ बनने वाला ये है। तो देखिएगा किस तरह का ग्राफ बनता है, ये इस तरह का ग्राफ बनता है। इसमें ग्राफ में क्या है, एक तरफ तो दवाई की कंसंट्रेशन है, ड्रग की कंसंट्रेशन है, दूसरी तरफ टाइम के साथ में है, ठीक है। तो क्या होता है, इस पहले वाली स्टेज को जो ये बढ़ रही है, इस स्टेज को हम क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन फेज, मतलब हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और जैसे ही इसलिए इधर आता है, टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज। और उसके बाद में ये आ जाता है कौन सा, एलिमिनेशन फेज। ओके, फिर इसमें देखिएगा किस तरह से यहाँ पे एक लेवल होता है जिसको बोलते हैं हम MEC, जिसका फुल फॉर्म रहता है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, इस कंसंट्रेशन के नीचे दवाई काम नहीं करेगी। ओके, और एक लेवल होता है कौन सा, ये वाला लेवल जिसको बोलते हैं MSC, जिसका नाम मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन बोलते हैं इसको। मतलब इस कंसंट्रेशन से ऊपर जाने के बाद में वो ड्रग टॉक्सिक इफेक्ट देने लगेगी। और जो लास्ट में जो पीक आया है, ये वाला जो पीक आया है, इस पीक के ऊपर वो बोलते हैं Cmax। Cmax का मतलब होता है पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ओके, तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो बीच में जो है MSC और MEC के बीच में जो लेवल बना है, इस रेंज को हम थेरापेटिक रेंज या थेरापेटिक विंडो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थेरापेटिक रेंज या थेरापेटिक विंडो भी बोलते हैं। इस रेंज के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, टॉक्सिक लेवल आएगा, और नीचे रह जाएंगे तो सब थेरापेटिक लेवल होगा। मींस ड्रग का एक्शन नहीं दिखेगा, नो ड्रग एक्शन हमें दिखेगा नहीं। क्लियर है, इस लेवल के बाद में ही ड्रग का एक्शन आएगा। ओके, और उसके बाद में देखिएगा जो Cmax बनता है, उस Cmax कितने टाइम में पहुंची, उस टाइम को बोलते हैं हम Tmax। क्या बोलते हैं, Tmax क्या होता है, टाइम ऑफ पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मतलब पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा। ओके, फिर आता है इतना जो कितनी लेवल पे पहुंचा जो पीक, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। क्लियर, फिर आता है जो इतनी ये ड्यूरेशन रहा, इस टाइम से लेके इस टाइम तक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। मतलब ध्यान दीजिएगा, यदि हमने सुबह गोली ली और शाम तक रहना है तो इतना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो गया। ओके, फिर उसके बाद में देखिएगा, ये जैसे ही इस लाइन को टच करता है तो उस टाइम को बोलते हैं ऑनसेट ऑफ टाइम। ये हो गया हमारा ऑनसेट ऑफ टाइम। क्लियर, फिर आता है दूसरा, जैसे ही इसको टच करता है तो ड्रग का एक्शन आने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन। इसको बोलते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन। फिर आता है फ्रेंड देखिएगा नेक्स्ट, जैसे ही इस लाइन के नीचे आता है टाइम के साथ में, क्योंकि एलिमिनेशन फेज है, एलिमिनेशन जैसे इसके नीचे आता है तो उस टाइम को हम बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ एक्शन। क्यों, क्योंकि इस थेरापेटिक लेवल में ड्रग की कंसंट्रेशन पहुंच गई, तो थेरापेटिक लेवल के
नीचे ड्रग की कंसंट्रेशन पहुंचते ही उस ड्रग का एक्शन नहीं आता, तो वो टर्मिनेशन ऑफ एक्शन आता है। और फ्रेंड्स जो ये येलो वाला है पूरा जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं एयूसी, एरिया अंडर कर्व। ओके, और ये एरिया अंडर कर्व क्या बताता है आपको शायद पता होगा, तो पता लग रहा होगा कि टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब, कितनी ड्रग टोटल एब्जॉर्ब हुई वो पूरी पता लगाता है। कौन लगाता है? एरिया अंडर कर्व, जिसको हम एयूसी भी बोलते हैं। ये है फ्रेंड्स पूरा टाइम ड्रग कंसंट्रेशन टाइम। तो हमारा क्वेश्चन क्या था देखिएगा, एरिया अंडर कर्व, एरिया जिसको हम एरिया अंडर कर्व का मतलब क्या हो गया, एयूसी हो गया। एयूसी क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे जैसे अभी बताया था, क्या? अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर सी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3, प्रोप्रानोलोल। प्रोप्रानोलोल के बारे में क्या कौन सी बात कह रहा है ये तो देखिएगा, मैं प्रोप्रानोलोल के बारे में सारी चीज बता देता हूं तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। प्रोप्रानोलोल बेसिकली एंटी एड्रेनर्जिक कैटेगरी का ड्रग है जो बीटा ब्लॉकर के कैटेगरी में आता है। बीटा ब्लॉकर में भी कौन सा? नॉन सेलेक्टिव, मतलब ना तो स्पेसिफिक बीटा 1 के लिए ना बीटा 2 के लिए, जनरल है बीटा ब्लॉकर के लिए। ओके, नाउ फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट कहूं इसी के साथ में, इस प्रोप्रानोलोल के साथ में नॉन सेलेक्टिव और कौन कौन से बीटा ब्लॉकर होते हैं, वो कौन से? सोटेलॉल होता है, टेमोलॉल होता है, ये दो और इस कैटेगरी के साथ में आता है, मतलब नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ओके, इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है फ्रेंड्स, इस एक्शन की वजह से, बीटा ब्लॉकिंग की वजह से यहाँ पे हार्ट रेट डिक्रीज होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होता है एंड कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है। क्लियर? इसकी वजह से यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मायोकार्डियल ऑक्सीजन का कंजम्पशन क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन। ओके, तो उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट देखना, मजे की बात यह है क्या? नो इफेक्ट ऑन नॉर्मल ब्लड प्रेशर, मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर पे कोई इफेक्ट इसका नहीं आता। ओके फ्रेंड्स, इसी की वजह से यहाँ पे इसको प्रोप्रानोलोल के यूज बहुत सारे हैं। कौन कौन से यूजेज है इसके देखिएगा, हाई बीपी में इसको यूज लेते हैं, एंजाइना में पेक्टोरिस में यूज लेते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस में यूज लेते हैं, आर्ट्रियल फैब्रिलेशन में यूज लेते हैं, ट्रेमर्स में यूज लेते हैं एंड परफॉर्मेंस एंजाइटी जहां होती है वहां पे इसको यूज लेते हैं। और प्रोप्रानोलोल का और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और यदि आपको इसका सिंथेसिस भी पढ़ना है तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा, तो वो चीज आप देखना, ऊपर एक लाइन दिख रही है तो उसको भी क्लिक करके आप उसका सिंथेसिस और इसका मैकेनिज्म से और यूजेस पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें आंसर क्या होना चाहिए, रेड्यूस मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन करेक्ट है, बीटा ब्लॉकर सेलेक्टिव नहीं है, ये इंटर्नसिक सिंपैथोमाइमेटिक ये भी नहीं है, हाइपोटेंसिव इन नॉर्मल ब्लड प्रेशर ये भी नहीं, इसका मतलब आंसर शायद अपना पहला ही करेक्ट है जैसा अपन को दिख रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ड्रग इंटरफेरेंस सेलुलर मेटाबॉलिज्म स्पेशली सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड इज, इसका मतलब समझना, ऐसी ड्रग बतानी है जो माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, मैं चारों ऑप्शन का मैकेनिज्म एक्शन बता देता हूं तो आपको सारी चीज क्लियर आ जाएगी। देखिएगा, पहली क्लोरामफेनिकोल है, तो क्लोरामफेनिकोल एक एंटीबायोटिक है, क्लोरामफेनिकोल एक एंटीबायोटिक है जो एंटीबायोटिक का यूज क्या है, इस मेन तो इसका मैकेनिज्म एक्शन है। मैकेनिज्म एक्शन क्या है, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। और इसका यूज क्या है फ्रेंड्स, बेसिकली एंटेरिक फीवर, जिसको टाइफाइड फीवर एक इसका एग्जांपल है, पायरोजेनिक मेनिंजाइटिस और वोपिंग कप में इसको मेनली यूज किया जाता है। ओके, ये हो गया क्लोरामफेनिकोल का। दूसरा आता है रिफाम्पिसिन। फ्रेंड्स, रिफाम्पिसिन अगेन एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है। इसका मैकेनिज्म एक्शन फ्रेंड्स देखिएगा, इनहिबिशन ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस। इसका मतलब अगेन जो
डीएनए डिपेंडेंट पे आरएनए का सिंथेसिस होता है, उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। अगेन इसका यूज की बात करें, टीबी का मतलब ट्यूबरक्लोसिस की बात हो रही है, लेप्रोसी, एमआरएसए, ब्रुसेलोसिस एंड डिप्थेरॉइड एंड लिग्योनियला इन्फेक्शन, इन सभी के इन्फेक्शन में रिफाम्पिसिन को यूज किया जाता है। ये सारे के सारे इसके यूजेज हैं, मींस इस एंटीबायोटिक का के इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। ओके, फिर आता है फ्रेंड्स कौन सा, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राइजाइड। आइसोनिकोटिनिक हाइड्राइजाइड ये वाला अगेन एंटी टीबी ड्रग है। एंटी टीबी मतलब एंटी ट्यूबरक्लोसिस, और इसका मैकेनिज्म एक्शन है माइकोलिक एसिड सिंथेसिस का इनिबिशन करना। जैसा कि हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है, माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनिबिट करता है, और ये फर्स्ट लाइन ड्रग है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ओके, और इसका दूसरा नाम है आइसोनियाजिड। क्या नाम है? आइसोनियाजिड भी बोलते हैं, और एक नाम और बोलते हैं फ्रेंड्स इसको INH, जो से कि हमारे नाम में दिख रहा है, ये तो हो गया आई, दूसरा हो गया N, और दूसरे नेक्स्ट हो गया H। इस तरह से इसको INH भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है सल्फासिटामाइड। सल्फासिटामाइड क्या, कौन सी कैटेगरी का है? एंटीबैक्टीरियल कैटेगरी का है, जो सल्फोनामाइड कैटेगरी, केमिकल कैटेगरी कहलाती है। और ये क्या करता है? इनिबिशन ऑफ बैक्टीरियल डाइहाइड्रो टेरोइड सिंथेटेज एंजाइम होता है, जिसको DHA सिंथेटेज भी बोलते हैं, और इस एंजाइम को इनिबिट करता है। और इनका यूज मेनली क्या होता है? ट्रैकोमा और इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस होता है, उसमें इसको यूज किया जाता है। ओके, तो मैंने आज चारों ड्रग के नाम बता दिए, चारों ड्रग का इनका कैटेगरी, इसका मैकेनिज्म एक्शन और यूजेज, इस तरह से इस क्वेश्चन में मैंने करीबन 10 से 10 क्वेश्चन के आसपास मैंने बता दिए हैं। जैसा कि आपको लग रहा है, आंसर आपका आइसोनियाजिड या आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड बोलते हैं। ये माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनिबिट करता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का द टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर टू, क्या करता है बायो अवेलेबिलिटी? देखिएगा, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए इसके फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला ये है, एफ का मतलब बायो अवेलेबिलिटी है, एफ का मतलब सीधी सीधी बात कर रहे हैं बायो अवेलेबिलिटी 100, ये बेसिकली परसेंटेज निकालने के लिए दिया जाता है। और यहाँ पे AUCPO, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे फ्रेंड्स? एरिया अंडर कर्व, और जो ओरल ड्रग दी गई है उसकी बात कर रहे हैं, उसका एरिया अंडर कर्व होता है। इसका DIV को किससे डिनोट करते हैं? जिसकी डोज ऑफ ड्रग जो IV के थ्रू, IV का मतलब इंट्रावीनस की बात कर रहे हैं, जो डोज दी गई है वो डोज की बात हो रही है यहाँ पे। फिर एक आता है DPO, जो ओरल डोज जो दी है वो ड्रग की, वो ओरल डोज की बात हो रही है। AUCIV का मतलब है यहाँ पे एरिया अंडर कर्व, कौन सी ड्रग? IV ड्रग के लिए। ओके, इनका हम मल्टीप्लाई करके हम जो वैल्यू निकालते हैं वो कहलाती है बायोअवेलेबिलिटी। अब मैं इसकी बात करता हूं कि ये किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो देखिएगा, आपको शायद पता लग रहा होगा कि IV ड्रग देते हैं एक तो, और एक हम ओरली ड्रग दे रहे हैं, उनका कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। तो देखना आप लोग, एब्जॉर्प्शन रेट एंड फ्रैक्शन ऑफ और अमाउंट, या फ्रैक्शन कह सकता हूं या अमाउंट कह सकता हूं। अमाउंट कहेंगे तो परसेंटेज में कहेंगे, ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है उसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। मींस यदि हम 100 mg ड्रग दिया सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, यदि 80% ही पहुंचती है तो वो 80% उसकी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी हो गई। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, जैसा दिख रहा है, कौन सा? बी आंसर, कि मेजरमेंट और रेट एंड अमाउंट ऑफ थ्योरेटिकली एक्टिव ड्रग दैट रीच सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब यहाँ पे शायद और मैं क्लियर कर दूं, ब्लड सर्कुलेशन की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, ब्लड सर्कुलेशन की बात हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन में जो ड्रग पहुंच गई उसको हम बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, टेट्रासाइक्लिन्स आर अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
बिकॉज टेट्रासाइक्लिन को प्रेगनेंसी के टाइम पे अवॉइड किया जाता है। क्यों किया जाता है देखिएगा, बेसिकली टेट्रासाइक्लिन कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो क्या करती है, प्रोटीन के सिंथेसिस को इनिबिट करती है। और किस तरह से इनिबिट करती है, बैक्टीरियल राइबोसोम के सब यूनिट से जुड़ती है, और कौन सा सब यूनिट है, 30S राइबोसोम की सब यूनिट के साथ जुड़ती है। ओके, तो इस तरह से उसका प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है, इनिबिट हो जाता है। और यहां पे देखना कौन कौन सी के अगेंस्ट में इफेक्टिव रहता है, इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव तरह के, दोनों तरह के बैक्टीरिया के अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन काम करती है। और कौन किसके इन्फेक्शन के अगेंस्ट, क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्म, रिकेट्सिया एंड डिफरेंट प्रोटोजोआ पैरासाइट्स, इन सभी के अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन काम करती है। मैं इसीलिए ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, क्योंकि इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में ये काम करती है। ओके फ्रेंड्स, यहां पे देखना, अब इसकी थोड़ा सा केमिस्ट्री पे देखेंगे तो ये क्या करती है, फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद M+2। M+ का मतलब, यहाँ M का मतलब होता है मेटल। ओके, ऐसी मेटल जिसमें +2 का चार्ज रहता है, वो उसका एग्जांपल अपन ने कैल्शियम लिया है। कैल्शियम के साथ में ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और दैट इज द इनसोल्युबल कॉम्प्लेक्स। ओके, इस चीज को ध्यान रखना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए देखना आप लोग क्या हो जाता है, इसीलिए इसको क्या होता है, नोट गिवन विद मिल्क, एंटासिड कंटेनिंग कैल्शियम एंड आयरन प्रिपरेशंस। इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन को कभी भी दूध के साथ इसलिए नहीं दिया जाता है कि दूध में कैल्शियम होता है, और कैल्शियम क्या कर लेगा, इनसोल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देगा, और इनसोल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा। ओके, एंटासिड है जिसमें कैल्शियम है, मिल्क है और आयरन प्रिपरेशन जिसमें Fe+2 होता है, वो भी क्या करेगा, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। इधर ड्रग का एब्जॉर्ब क्या होगा, उसका इफेक्ट भी नहीं आएगा। इसी का दूसरा रूप देखना फ्रेंड्स, ये डिपॉजिट हो जाता है किसमें, टीथ में, अंदर जाके टीथ में डिपॉजिट होता है, बोन्स में डिपॉजिट हो जाता है। जैसा कि ये कैल्शियम के साथ में इनसोल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इनसोल्युबल कॉम्प्लेक्स बना जाता है, तो ये क्या करता है कि बॉडी से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि यूरिन के थ्रू सोल्युबल फॉर्म होना चाहिए, और सोल्युबल फॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, इनसोल्युबल होगा। इनसोल्युबल होगा तो वो टीथ में जमा हो जाएगा, क्योंकि टीथ में कैल्शियम जमा होता है, बोन्स में कैल्शियम जमा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो छोटे बच्चों में इसका जमा हो जाता है। ओके, इस वजह से छोटे बच्चों में यदि टेट्रासाइक्लिन दी जाए तो उसके बच्चों का डिस्कलरेशन हो जाएगा, मतलब दांत के गंदे दिखने लग जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे। ओके, और यदि यहां पे हम प्रेग्नेंट लेडी को दे दिया, यदि प्रेग्नेंट लेडी को दे दिया तो ये क्या करेगा, फीटस की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। कैसे, बोन में जाके डिपॉजिट हो जाएगा, बोन्स की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। तो ये छोटे बच्चों और जो बच्चों में प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दे सकते, इसलिए फीटस पे ये इफेक्ट करता है, तो ये टेराटोजेनिक होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम ये इफेक्ट कर रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, नॉट टेराटोजेनिक, मतलब ये गलत है, ये टेराटोजेनिक होता है। इट में अफेक्ट द बोन ग्रोथ ऑफ फीटस, यस, ये बोन ग्रोथ को रोक अफेक्ट करता है। दूसरा, कॉज डिस्कलरेशन ऑफ मदर्स टीथ, ये गलत है। क्यों, क्योंकि मदर की टीथ को खराब नहीं करता, ये बच्चे के टीथ को खराब करता है, कि जिसके टीथ बन रहे होते हैं उसकी बात कर रही है। इट मे कॉज एबॉर्शन, नहीं, एबॉर्शन नहीं करता। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी, इट मे अफेक्ट द बोन ग्रोथ ऑफ फीटस, जो में अपन ये बात कर चुके। ओके फ्रेंड्स, next, that is 7, the xenobiotic that does not cause nephrotoxicity। ऐसी कौन सी ड्रग है जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी नहीं करती। तो देखना यहाँ पे हमारे पास 4 ड्रग्स हैं, ये चारों ड्रग्स के बारे में मैं बता देता हूँ, आपको आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। पहला ड्रग है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन, जैसा कि आपको दिख रहा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एमिनोग्लाइकोसाइड की एंटी कैटेगरी का एंटीबायोटिक है, जिसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं।
और ये किसके लिए यूज होता है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज होता है, एंडोकार्डिटिस के लिए यूज होता है, ब्रूसिलोसिस के लिए यूज होता है, प्लेग के लिए यूज होता है, टोलोरेमिया के लिए यूज होता है। ओके, इसका मैकेनिज्म एक्शन देखें तो ये होता है बाइंड्स बैक्टीरियल राइबोसोम 30S राइबोसोम, मतलब बैक्टीरिया के लिए राइबोसोम के साथ जुड़ रहा है, इसका मतलब प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट होता है। ओके, शायद समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इसका साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट कौन सा है? ओटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। इसका मतलब हमारा आंसर पहला तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने ये पूछा नोट कॉज इन नेफ्रोटॉक्सिसिटी, तो जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी नहीं करता, हमें वो ड्रग देखना है, तो ये हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिन तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी करता है। दूसरी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, देखना सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन कौन सा ड्रग है? प्लेटिनम कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, जो कौन सी कैटेगरी का है? एंटी कैंसर या एंटी न्यूप्लास्टिक कैटेगरी का है, और मतलब ये कैंसर में काम आता है। ओके, कैंसर में काम आता है। ये डैमेज करता है डीएनए को, अटैक एट N7 पोजीशन अटैक करता है, और बेसिकली किसमें यूज होता है? इफेक्टिव इन मेटास्टेटिक टेस्टिकुलर एज वेल एज ओवेरियन कार्सिनोमा, मतलब टेस्टिस और ओवरी की जो कैंसर होता है उसमें यूज होता है। इसके साइड इफेक्ट की बात करें, साइड इफेक्ट ये हाईली एमेटिक होता है। इसका मतलब हाईली एमेटिक का मतलब ये वोमिटिंग बहुत ज्यादा करता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी ये भी करता है, कीप इन माइंड, नेफ्रोटॉक्सिसिटी ये भी करता है कौन? सिस्प्लेटिन, और टिनिटिस करता है, डेफनेस करता है, एंड न्यूरोपैथी करता है। ये इसके साइड इफेक्ट है, तो यहाँ पे नेफ्रोटॉक्सिसिटी इसके साथ भी हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट आता है कौन सा? जेंटामिसिन ड्रग। जेंटामिसिन क्या है फ्रेंड्स? देखिएगा, अगेन ये एंटीबायोटिक कैटेगरी की है, दैट इज एमिनोग्लाइकोसाइड्स, और आपको शायद पता होगा एमिनोग्लाइकोसाइड नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ओटोटॉक्सिसिटी करती है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन ने किया था, तो दोनों आ रहे हैं, और उनका मैकेनिज्म एक्शन है वही 30S राइबोसोम को, तो मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसा ही है, क्योंकि उसी कैटेगरी का ये ड्रग है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब 3 ड्रग ने कर दिया। आइसोनियाजिड जैसा कि अभी हमने देखा था एंटी टीबी ड्रग है, और ये माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, और इसका जो साइड इफेक्ट है पेरिफेरल न्यूराइटिस, जिसको पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी से होता है, हेपेटाइटिस हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी नहीं करता, नेफ्रोटॉक्सिसिटी नहीं करता, मतलब आंसर हो गया हमारा डी, दैट इज आइसोनियाजिड, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजिटालिस इज। हम डिजिटालिस की बात कर रहे थे, उसको बोलते हैं हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड के बारे में सारी चीजें बता देता हूं, आपको चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। देखिएगा, इट बाइंड्स टू एक्स्ट्रा सेलुलर फेस ऑफ मेम्ब्रेन एसोसिएटेड ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज ऑफ मायोकार्डियल फाइबर्स। समझना, यहां मायोकार्डियल फाइबर, मायोकार्डियल का मतलब ये हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, या कार्डियक मसल्स से रिलेटेड है, कार्डियक मसल्स। ओके, तो ये समझ लेना आप लोग, कार्डियक मसल्स से उनके मेम्ब्रेन पे एक एंजाइम होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज, सोडियम पोटेशियम एटीपेज को ये बाइंड करता है। उसकी वजह से क्या होता है? उससे क्या होता है? जैसे बाइंड होता है, प्रोग्रेसिव एक्युमुलेशन ऑफ सोडियम आयंस इंट्रासेलुलरली, मतलब सोडियम आयंस सेल के अंदर ही रह जाते हैं, सेल के अंदर ही रह गए, बाहर नहीं जा पा रहे, क्योंकि उसको ब्लॉक कर लिया किसने? डिजिटालिस ने। उससे क्या होगा? इंट्रासेलुलरी कैल्शियम का एक्युमुलेशन होने लग जाएगा, कैल्शियम का एक्युमुलेशन होने लग गया अंदर ही, तो क्या हुआ? उसकी वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का इंक्रीज हो जाता है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किसका? कार्डियक मसल्स का, कार्डियक उनका मसल्स का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए डिजिटालिस को हम यूज करते हैं किसमें? कंजस्टिव हार्ट फेलियर में डिजिटालिस को इसीलिए यूज किया जाता है। हालांकि डिजिटालिस के बहुत सारे और यूज है, हम डिजिटालिस पढ़ेंगे तब जरूर याद करेंगे इसको। तो मैकेनिज्म देख
देखना फ्रेंड्स, शायद समझ में आ गया होगा। हमारा आंसर जैसा कि दिख रहा है बी आंसर हो गया। कौन सा? इनहिबिट सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से यूज होता है एज ए कंजस्टिव हार्ट फेलियर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, रेशनल थेरापेटिक कॉम्बिनेशंस फॉर कैंसर ट्रीटमेंट एक्सेप्ट वन इज। फ्रेंड्स देखना, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट में देखना आप लोग क्या अपन बात कर रहे हैं। बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट में मल्टीपल ड्रग थेरेपी दी जाती है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की ड्रग दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कैंसर को क्योर किया जा सकता है। तो देखना आप लोग, मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, कौन सा? एक के बारे में बता रहा हूं, मैं सब के बारे में बता दूंगा, आपको आंसर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। थायोटेपा कौन सी कैटेगरी का है? एल्काइलेटिंग एजेंट है। प्रेडनिसोन कौन सी कैटेगरी का है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। ओके, तो जनरली दोनों को जनरली दिया जाता है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल की बात करता हूं, मतलब दूसरे ऑप्शन, दैट इज साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड साइक्लोफॉस्फेमाइड, अगेन एल्काइलेटिंग एजेंट है। और 6 MP को क्या बोलते हैं? 6 MP होता है 6 मर्केप्टोप्यूरिन बोलते हैं इसको, जो एंटी मेटाबोलाइट कैटेगरी का। ये कौन सी कैटेगरी, सारी कौन सी चीज बता रहे हैं अपन? एंटी नियोप्लास्टिक की बात हो रही है। एंटी नियोप्लास्टिक का मतलब शायद समझ में आ गया होगा, यहाँ पे एंटी कैंसर की बात हो रही है। ओके, एंटी कैंसर शायद समझ में आ रहा होगा। तो देखिएगा नेक्स्ट आता है कौन सा? डॉक्सोरूबिसिन एंड मेथोट्रेक्सेट। तो डॉक्सोरूबिसिन दैट इज अगेन एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक विच इज यूज्ड इन एज ए एंटी न्यूप्लास्टिक, जो एंथ्रासाइक्लिन की कैटेगरी का है। मेथोट्रेक्सेट फोलेट एंटागोनिस्ट होता है, जो एंटी मेटाबोलाइट कैटेगरी का होता है, जो एंटी न्यूप्लास्टिक का एग्जांपल है। ओके, फिर आता है लास्ट वन, क्लोरम्बिसूल एंड मेलफेलन। क्लोरम्बिसूल देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लोरम्बिसूल एंड मेलफेलन ये दोनों के दोनों ही एल्काइलेटिंग एजेंट है, दोनों के दोनों ही एल्काइलेटिंग एजेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले तीनों में एग्जांपल जो है वो तीनों अलग अलग कैटेगरी के हैं। कॉम्बिनेशन में यहाँ एक ही कैटेगरी की 2 ड्रग आ गई, इसलिए यह आंसर होना चाहिए। तो इस तरह से आंसर हो गया हमारा क्लोरम्बिसिल and melphalan. Okay, friends, question number 10, anti-cancer agent have one of the underlying mechanism of action they act by. friends, anti-cancer drug किस तरह से काम करती है? तो देखिएगा आप लोग, बेसिकली ये एक नॉर्मल सेल है। ये नॉर्मल सेल जेनेटिक चेंजेस होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, कैंसर में सेल में कन्वर्ट हो जाता है। और कैंसर सेल में जैसे इसमें कन्वर्जन हो गया, ये डीएनए मोटिवेट हो गया, इसमें जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, तो ये कैंसर डबल हो गई, इस डबल से अगेन डबल हो गई, इस डबल से अगेन डबल हो गई। इस तरह से डबलिंग ऑफ सेल्स चलती है और अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ पे मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाता है, जिसको अपन गांठ बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं, जो क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। ओके, जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, तो देखना यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, सेल्स की ग्रोथ हो रही है। देखना शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा, सेल्स की ग्रोथ हो रही है, 1 से 2 बन रही है, 2 से 4 बन रही है, 4 से 8 बन रही है, 8 से 16 बन रही है, 16 से 32 बन रही है। इस तरह से सीरीज ऑफ रिएक्शन चलती जाती है ग्रोथ की। किस तरह से? यदि हम इस ग्रोथ को इनहिबिट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, किसको? मैकेनिज्म ऑफ कैंसर, एंटी कैंसर एजेंट। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया? सेल ग्रोथ इनहिबिटर के तौर पे यूज लिया जाता है, आंसर सी। ओके, यहाँ पे देखना आपका क्वेश्चन, इन सभी पे एक कमेंट जरूर बनता है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट वीडियो बनाने आपके लिए बनाते जाएं। Friends, come to the next question. Question number 11. Which of the anti-neoplastic agent is metabolized by xanthine oxidase?
कौन सा ज़ैंथीन ऑक्सीडेज से मेटाबोलाइज होता है, तो देखना आप लोग चारों का मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, शायद समझ में आ जाएगा। तो देखना 6 मर्केप्टोप्यूरिन जिसको हम 6 MP भी बोलते हैं, बेसिकली ये होता है एंटी मेटाबोलाइट कैटेगरी का, जिसको प्यूरिन डेरिवेटिव में हम पढ़ते हैं। ओके, फिर आता है नेक्स्ट कौन सा, विनक्रिस्टीन। विनक्रिस्टीन कौन सा है, नेचुरल एल्केलॉइड है फ्रेंड्स। नेचुरल एल्केलॉइड प्रोडक्ट होता है जो इंडोल डेरिवेटिव होता है, किससे मिलता है, विनका रोजिया से। विनका रोजिया पे मैंने स्पेशली अलग से एमसीक्यू सीरीज बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्लोरम्ब्यूसिल फ्रेंड्स। क्लोरम्ब्यूसिल अभी अभी हमने देखा था, एल्काइलेटिंग एजेंट है जो नाइट्रोजन मस्टर्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है। फिर नेक्स्ट आता है टैमोक्सिफेन। टैमोक्सिफेन कौन सा ड्रग है, हार्मोन एनालॉग है, जिसको स्टिल्बीन कैटेगरी में लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज से रिलेटेड, और ज़ैंथीन ऑक्सीडेज किस पे काम करता है, ये प्यूरिन डेरिवेटिव्स पे काम करता है। क्यों, क्योंकि प्यूरिन से जो डेरिवेटिव बनता है उसको हम ज़ैंथीन बोलते हैं। तो शायद समझ में आ गया होगा, प्यूरिन से डेरिवेटिव का मतलब सीधा सीधा एग्जाम आंसर हमारा बन रहा है 6 मर्केप्टोप्यूरिन पे। इस तरह से हमारा आंसर हो गया 6 मर्केप्टोप्यूरिन। क्यों, क्योंकि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज मर्केप्टोप्यूरिन पे ही, प्यूरिन एनालॉग्स पे काम करता है। Friends, question number 12. If a drug has a very small volume of distribution, VD, it is likely that this drug, क्या होगा, तो देखना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को पहले समझना है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखिएगा आप, वॉल्यूम दैट वुड एक्यूमुलेट ऑल ड्रग्स in the body if concentration throughout was सेम एज इन प्लाज्मा। मतलब कितने वॉल्यूम में ड्रग अवेलेबल है, उस वॉल्यूम को हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूं तो। अब बात आती है नेक्स्ट, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे करता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिपेंड की बात आती है तो पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ ड्रग, ड्रग का पार्टीशन कोएफिशिएंट कितना है, पीके वैल्यू कितना है, प्रोटीन बाइंडिंग कितनी है, डिफरेंट टिश्यूज के प्रति उसकी एफिनिटी कितनी है, पेशेंट की एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, और उसमें कितनी ओबेसिटी है या कौन सी डिजीज कंडीशन है, इन सभी पे डिपेंड करता है कौन सा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी पर्टिकुलर ड्रग का। अब बात आती है नेक्स्ट, यदि हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब समझना कि ड्रग बहुत ज्यादा लिपोफिलिक है, हाईली लिपोफिलिक ड्रग होगा, विच रिजल्ट्स, उससे क्या होगा, एक्यूमुलेट इन वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में क्या हो जाता है, ये एक्यूमुलेट हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। ओके, और यदि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो रहता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो रहता है, इसका मतलब ड्रग पुअरली लिपोफिलिक है, बहुत कम लिपोफिलिक नेचर का है, तो क्या होगा, ड्रग प्रोटीन बाउंड रहेगा, प्रोटीन बाउंड रहेगा और प्रेजेंट इन ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में ही रहेगा, मतलब वो ड्रग एक्शन के लिए तैयार रहेगा, जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। ओके, तो इस तरह से शायद आपको आंसर दिख गया होगा। आंसर हो गया हमारा बी, दैट इट डज नॉट एक्यूमुलेट इन वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, वो अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यूज में नहीं रहता, इसका मतलब यही है क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम में रहता है। ये शायद आपको आंसर समझ में आ गया होगा, मींस इसका जस्ट अपोजिट, हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जस्ट अपोजिट हो गया। क्लियर? Friends, question number 13. The gonadal hormones like estrogen, androgens and progestins binds with, कौन से हार्मोन के साथ बाइंड होता है गोनेडल हार्मोन्स, तो इसको समझने ना फ्रेंड्स क्या है, एक ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के साथ में एक सेल का पार्ट दिखा रहा हूं मैं आपको, ये सेल है, इस सेल के डिफरेंट पार्ट्स दिखा रहा हूं, देखना आप लोग, इसका ये सेल मेम्ब्रेन है, दिख रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट आता है इसको, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये वाला गोला ये न्यूक्लियस है। नेक्स्ट बात करता हूं
तो ये न्यूक्लियस में इसका डीएनए है, कौन सा, ये वाला पार्ट शायद आपको दिख रहा होगा। और डीएनए के बाद में बात करता हूं मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो होते हैं इसको बोलते हैं हम राइबोसोम्स। ये डिफरेंट ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं आपको राइबोसोम दिखेंगे। अब आ जाओ आप यहाँ पे ब्लड वेसल में, जैसे हमने किसी पेशेंट को ड्रग दिया, वो ड्रग फ्री ड्रग भी रहता है और प्रोटीन बाउंड भी रहता है, और वो प्रोटीन बाउंड ड्रग दोनों फॉर्म में रहता है। जैसे ही वो कौन सा होता है, स्टीरॉयड ड्रग है, और वो स्टीरॉयड ड्रग क्या होता है, अंदर जाता है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, कहां पहुंच गया, ये न्यूक्लियस के अंदर पहुंच गया। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस रिसेप्टर होता है, न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियस, ये ड्रग हो गया हमारा, और ये न्यूक्लियस रिसेप्टर है। न्यूक्लियस रिसेप्टर के साथ में जैसे होता है, ये न्यूक्लियस रिसेप्टर डीएनए के साथ आके अटैच हो जाता है। एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता देखना फ्रेंड्स, ये जैसे ड्रग होता है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आ गया, साइटोप्लाज्म से आके साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर पे आके बाइंड होता है। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से जैसे ही बाइंड होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर वापस आ जाता है, ये न्यूक्लियस रिसेप्टर के साथ आके बाइंड हो जाता है, इस तरह से। ओके, मींस अल्टीमेटली न्यूक्लियस रिसेप्टर पे आके बाइंड हो गया। जैसे ही बाइंड होता है, ये एमआरएनए बनाता है एज पर रिक्वायरमेंट, कौन सा ड्रग इसके साथ अटैच हुआ है। एमआरएनए बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हो गया, जैसे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ये कहां पहुंचा, राइबोसोम्स पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एमआरएनए आ गया। एमआरएनए बाहर आ गया न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से बाहर आने के बाद में क्या किया, इसने ट्रांसलेशन किया। ट्रांसलेशन का मतलब ये प्रोटीन का सिंथेसिस किया। जो नया प्रोटीन होगा, ये नया प्रोटीन क्या करेगा, एक पर्टिकुलर सेलुलर फंक्शन करेगा, जिसमें मॉडिफिकेशन रहेगा, जिसके लिए ड्रग दिया गया है। ये इसका ड्रग का मैकेनिज्म है, किसका, स्टेरॉइड ड्रग्स का। ओके फ्रेंड, देखिएगा यहाँ पे गोनेडल हार्मोन्स के लिए कौन सा रिसेप्टर बाइंड बात कर रहे हैं, ये हो गया हमारा आंसर बी, रिसेप्टर लोकेटेड इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। क्लियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14, एसीए इनिबिटर्स विच इज नॉट प्रोड्रग। एसीए इनिबिटर जो प्रोड्रग नहीं है, तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे समझना आप लोग, सिम्पेथोमाइमेटिक स्टिमुलेशन की वजह से, या हाइपोटेंशन की वजह से, या सोडियम की डिलीवरी कम हो रही है इसकी वजह से, ये 3 फैक्टर है। इन फैक्टर्स की वजह से किडनी पे फंक्शन आता है, किडनी अफेक्ट होती है। जैसे इनसे किडनी अफेक्ट होती है, हाइपोटेंशन होता है, तो क्या होता है, किडनी एक एंजाइम रिलीज करती है जिसको हम रेनिन बोलते हैं। ये रेनिन एक्टिवेट करता है किसको, ये रेनिन एक्टिवेट करता है एंजियोटेंसिन नोजन। ये इनएक्टिव फॉर्म है, इसको एक्टिवेट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। किसकी प्रेजेंस में, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस में। ओके, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग, जिसको एसी बोलते हैं, और ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को इंक्रीज करता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये हाइपोटेंशन हो गया था, जहां पे ब्लड प्रेशर कम हो गया था। इस प्रोसेस से क्या हो गया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। ओके, अब इस ब्लड प्रेशर को यदि इंक्रीज हो गया किसी पेशेंट में, तो क्या करते हैं हम लोग, इस एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। इस एंजाइम को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास एसी इनिबिटर्स होते हैं। एसी इनिबिटर्स 3 कैटेगरी के होते हैं। सल्फीहाइड्राइल का जिसमें एग्जांपल है कैप्टोप्रिल, डाइकार्बोक्सिलेट का एग्जांपल है एनालप्रिल, लिजिनोप्रिल, पायराप्रिल, मोएक्सिप्रिल, पेरिंडोप्रिल, क्यूनाप्रिल, रेमिप्रिल एंड ट्रेंडोप्रिल। ओके, ये सारे के सारे कौन सी कैटेगरी के हो गए, डाइकार्बोक्सिलेट के। एंड फोस्फोनेट कौन सी कैटेगरी का है, का एग्जांपल है फोजिनोप्रिल। ओके, ये सारे के सारे मोस्टली कौन से होते हैं फ्रेंड्स, जितने भी एसीए इनिबिटर्स होते हैं सारे के सारे प्रोड्रग होते हैं।
प्रोड्रग होते हैं मतलब ड्रग बॉडी में अंदर जाके एक्टिवेट होता है, लेकिन दो एग्जांपल ऐसी होते हैं, लिजिनोप्रिल एंड कैप्टोप्रिल, ये दो ड्रग्स ऐसी होती है जो प्रोड्रग नहीं होती, नॉट प्रोड्रग, ओके। और ये एज सच ही एक्टिवेट होती है। तो यहाँ पे आंसर शायद समझ में आ गया होगा आपके, कौन सा कैटेगरी का, कैप्टोप्रिल, जो सल्फीहाइड्राल कैटेगरी का ड्रग होता है वो कैप्टोप्रिल होता है, जो प्रोड्रग नहीं होता, ओके। Friends, question number 15. Which one of the following is not a pharmacological effect of morphine? मॉर्फिन का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कौन सा नहीं है? यदि मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ ओपीएम से रिलेटेड भी फार्माकोग्नोसी में एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है, वहां पर भी आप डिटेल मॉर्फिन के बारे में पढ़ सकते हैं, ओपीएम के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको पता है मॉर्फिन स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट है म्यू रिसेप्टर का, इसकी वजह से कौन कौन से एक्शन आते हैं, एनाल्जेसिया होता है जिसमें पेन रिलीफ होता है, दूसरा एक्शन आता है आपको पता होगा मियोसिस होता है, मियोसिस का मतलब होता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पिपिल, मतलब आईज पे एक्शन होता है, आईज सिकुड़ जाती है, जो पिपिल होता है वो सिकुड़ जाता है। फिर नेक्स्ट एक्शन आता है सेडेशन, मतलब सीएनएस को डिप्रेस करता है, ओके। नेक्स्ट एक्शन आता है म्यू रिसेप्टर से यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब होता है स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस, मतलब दवाई इस मॉर्फिन को लेने के बाद में बहुत अच्छा हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस लगता है, उसको मॉर्फिन यूफोरिया बोलते हैं। नेक्स्ट एक्शन है जीआईटी, मोटिलिटी डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है मतलब जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उसको डिक्रीज करता है। मैं एक लैंग्वेज में बात करूं तो जो पेट में मरोड़े आते हैं उसको रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से डायरिया हो रहा था, इसका मतलब डायरिया में इसको यूज किया जाता है, ओके। फिर आता है नेक्स्ट कौन सा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, रेस्पिरेशन को डिप्रेस करता है। ये तो हो गई म्यू रिसेप्टर से रिलेटेड इसके एक्शन, और ये वीक एगोनिस्ट भी होता है किसका, कापा एंड डेल्टा रिसेप्टर का वीक एगोनिस्ट होता है, ओके। तो यहाँ पे देखना मॉर्फिन का नोट फार्माकोलॉजिकल, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता उसकी बात कर रहे हैं। ये तो यस कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पिपिल, ये वो कह रहा है, सीएनएस डिप्रेशन का मतलब सेडेशन बोल रहा है, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का मतलब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है। ये डायरिया करता है, ये डायरिया नहीं करता, इसको डायरिया में यूज करते हैं। ये हो गया आंसर सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16. वन ऑफ द ड्रग इज all odd one in terms of its biological action, मतलब इसका मतलब ये कहना चाह रहा है इन चारों ऑप्शन में से एक ड्रग, तीन ड्रग एक जैसे हैं, एक कैटेगरी के हैं, और एक ड्रग डिफरेंट कैटेगरी का है। तो देखना आप लोग कैसे अपन बात करते हैं, बेसिकली किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंथेटिक एस्ट्रोजन कैटेगरी के ड्रग्स हैं। सिंथेटिक एस्ट्रोजन दो कैटेगरी के होते हैं फ्रेंड्स, नॉन स्टीरॉयडल जिसको स्टीरॉइड्स नहीं होता, जिसको एग्जांपल है डाइइथाइल स्टिल्बेस्टिरोल, हेक्सास्टिरोल एंड डाइनोस्टिरोल, ये तीन ड्रग्स होती है जो नॉन स्टीरॉयडल होती है, इन पे जनरली क्वेश्चन बनता है। थर्ड नेक्स्ट आता है इसका स्टीरोडल सिंथेटिक एस्ट्रोजन, जिसको इथिनाइल एस्ट्राडायोल, मेस्ट्रेनोल एंड टिबोलोन बोलते हैं, ओके। तो और नेक्स्ट आता है एक ड्रग और है कौन सा, जो टैमोक्सिफेन है। तो टैमोक्सिफेन से रिलेटेड ये है, बेसिकली कौन सी कैटेगरी का ड्रग है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जिसको एसईआरएमएस भी बोलते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, पोटेंट एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट होता है, जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा सेल्स को मींस ब्रेस्ट कैंसर में काम आता है, ओके, ब्रेस्ट कैंसर में काम आता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये एंटी कैंसर ड्रग है, कौन सी, टैमोक्सिफेन। और बाकी तीन ड्रग्स कौन सी है, स्टीरॉइड जो डाइइथाइल स्टिल्बेस्टिरोल ये रहा हमारा, डाइइथाइल स्टिल्बेस्टिरोल, इथिनाइल एस्ट्राडायोल ये रहा हमारा, और मेस्ट्रेनोल आपका ये रहा, ओके। तो ये सिंथेटिक एस्ट्रोजन से बाकी तीन, और एक टैमोक्सिफेन है जो एज ए एंटी कैंसर है, इसका मतलब आंसर हमारा टैमोक्सिफेन हो गया, ओके।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 70, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैफीन इज। कैफीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है तो समझना, कैफीन क्या होता है देखना। बेसिकली इसके बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट है जो कॉफी में मिलता है, चाय में मिलता है। इसका मैकेनिज्म एक्शन है एंटागोनिज्म ऑफ एडिनोसिन रिसेप्टर, एडिनोसिन रिसेप्टर को एंटागोनाइज करता है। दूसरा एक्शन होता है इसका इनिबिशन ऑफ फोस्फोडाइएस्ट्रेज एक एंजाइम होता है, इस एंजाइम को इनिबिट करता है। नेक्स्ट आता है रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंट्रासेलुलर स्टोर्स, जो इंट्रासेलुलर स्टोर्स होता है उसको रिलीज को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ओके, और फिर आता है नेक्स्ट कौन सा, एंटागोनिज्म ऑफ कौन सा, बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर्स, बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर्स को भी एंटागोनाइज करता है। ओके, फिर आता है इन सभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से जो फंक्शन होते हैं, पहले फंक्शन ये है ब्लड वेसल्स को रिलीज करता है, रिलैक्स करता है। किडनी पे ये डायूरेसिस का इफेक्ट देता है, मतलब यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होता है। और मसल्स को क्या करता है, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मतलब मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। ओके, और नेक्स्ट एक्शन क्या होता है, सीएनएस स्टिमुलेंट होता है, मतलब ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, ब्रोंको डायलेशन करता है, ब्रोंकियो को डायलेट करता है, हार्ट को स्टिमुलेट करता है। ओके, तो ये सारे मतलब कैफीन या कॉफी पीने से हमारा सीएनएस स्टिमुलेट हो जाता है, ये तो हमें पता है। मतलब सुबह चाय पीने के बाद हमें ताजगी महसूस होती है, इसलिए सीएनएस स्टिमुलेंट की बात हो रही है। लेकिन इन सभी के सारे फंक्शन होते हैं और ये सारे के सारे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं कैफीन के। ओके, तो देखिएगा पहला ऑप्शन है एंटागोनिज्म ऑफ एडिनोस रिसेप्टर, करेक्ट है, पहला ऑप्शन ये है। इनिबिशन ऑफ फोस्फोडाइएस्ट्रेज, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंट्रासेलुलर स्टोर्स, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब यहां पे आंसर ऑल ऑफ द अबव हो गया। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18, वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एल्काइलेटिंग एजेंट, आइडेंटिफाई। कौन सा ड्रग एल्काइलेटिंग एजेंट है, तो मैं यहाँ पे चार ऑप्शन है, चारों के बारे में बता दूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखना एल्काइलेटिंग एजेंट कौन सा होता है, यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट में काम में कर लेते हैं। और एल्काइलेशन करते हैं, एल्काइलेशन किसमें, नाइट्रोजन, डीएनए में नाइट्रोजन होता है, प्यूरिन का उसके 7th पोजीशन, बेसिकली ग्वेनिन की 7th पोजीशन पे उसका क्या करता है, अटैक करता है। ओके, फिर आता है ये एल्काइलेटिंग एजेंट की कैटेगरी, पहली कैटेगरी है नाइट्रोजन मस्टर्ड, जिसको साइक्लोफॉस्फेमाइड, क्लोरम्ब्यूसिल, मेलफेलन एंड स्ट्रामोस्टिन होता है। दूसरी कैटेगरी होता है एजिरिडीन्स, एजिरिडीन्स का थायोटेपा, ट्रेटामीन होता है। तीसरी कैटेगरी होता है एल्काइल सल्फोनेट, जिसको बुसुल्फान बोलते हैं। चौथा होता है नाइट्रोसोयूरिया, जिसको हम कार्मोस्टीन, लॉमोस्टीन, स्ट्रेप्टोजोसिन एंड क्लोरोजोटोसिन बोलते हैं। और नेक्स्ट कैटेगरी, फिफ्थ कैटेगरी, दैट इज ट्रायाएजीन, जिसको डाकार्बासिन एंड टेमोजोलामाइड बोलते हैं। और सिक्स कैटेगरी दैट इज होती है, उस मिसलेनियस में मेटोब्रोनिटोल एंड पीफोब्रोमान होता है। ओके, ये सारे के सारे एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं। इसके अलावा मैथोट्रेक्सिट बचा, तो मैथोट्रेक्सिट फोलेट एंटागोनिस्ट होता है, जो एंटी मेटाबोलाइट होता है। क्या कौन सा होता है, एंटी मेटाबोलाइट होता है। ओके, एंटी मेटाबोलाइट हो गया। उसी तरह से एलोपिरिनोल आ गया, ये वाला सी वाला। एलोपिरिनोल कौन सा हो गया, प्यूरिन एनल हो गया, अगेन इट इज द एंटी मेटाबोलाइट। रिफाम्पिसिन कौन से कैटेगरी का ड्रग है, बेसिकली एंटीबायोटिक है, जो एंटी टीबी कहलाता है। इस तरह से साइक्लोफोस्फेमाइड हमारा पहली कैटेगरी का ड्रग है, जिसको साइक्लोफोस्फेमाइड है। और आंसर हो गया हमारा आंसर ए। ओके, नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आता हमारा कौन सा, 19।
19 में देखना फ्रेंड्स, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एडिनाइल साइक्लेज इज रोंग। मतलब ऐसा स्टेटमेंट निकालना है हमें जो एडिनाइल साइक्लेज से रिलेटेड है, वो गलत है। इसको समझने के लिए देखना, एडिनाइल साइक्लेज 10 टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स, शायद समझ में आ रहा होगा। 10 टाइप्स के 10 तरह के एंजाइम्स होते हैं। ये बेसिकली एज लग रहा है तो एंजाइम की बात हो रही है। तो पहला आता है 10 टाइम्स में देखना, पहला ट्रांस मेम्ब्रेन आता है, जो नो ट्रांस मेम्ब्रेन टाइप के होते हैं। ओके, ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड को समझने के लिए देखना, मैंने एक सेल का स्ट्रक्चर बता रहा हूं जिसमें सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के साथ में जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ में एसी जुड़ा हुआ है। एसी का मतलब एयर कंडीशन नहीं है, यहाँ पे एसी का मतलब होता है एडिनाइल साइक्लेज। ओके, एडिनाइल साइक्लेज हो गया। एडिनाइल साइक्लेज से देखिएगा आप लोग, ये क्या करता है, एटीपी से क्या बनाता है, साइक्लिक एएमपी बनाता है। साइक्लिक एएमपी से आप देखना फिर क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर एक्शन देता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ये सेकेंडरी मैसेंजर होता है, तो कार्डियक स्टिमुलेशन करता है, हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है और हाइपरग्लाइसीमिया करता है। ये 3 तरह के मेन एक्शन है जो साइक्लिक एएमपी करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी कौन जो ड्रग साइक्लिक एएमपी के फॉर्मेशन को बढ़ावा देगी, वो ये एक्शन देगी ही देगी। ओके, ये साइक्लिक एएमपी का डीएक्टिवेशन हो जाता है एएमपी में, और एएमपी में डीएक्टिवेशन कौन करता है, एक PDE3 एंजाइम होता है जो इसको डीएक्टिवेट करता है। इसका नाम होता है साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट फोस्फोडाइएस्ट्रेज। ओके, इससे यह इनएक्टिवेट हो जाता है। ओके, ये तो हो गया मेम्ब्रेन बाउंड की बात। और अब आता है फ्रेंड्स, एक कैटेगरी और आती है जिसको सोल्यूबल एडिनाइल साइक्लेज कैटेगरी बोलते हैं। ये सोल्यूबल साइक्लेज कौन सा होता है, एक्टिवेटेड बाय बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम आयंस के द्वारा एक्टिवेट हो जाता है। और ये सेंसर किसके लिए इंडिकेट रहता है, एटीपी को इंडिकेट करता है, कैल्शियम कंसंट्रेशन को, बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पीएच ऑफ एनी रीजन, उस कंडीशन को ये इंडिकेट करता है, सेंसर के तौर पे यूज किया जाता है, जो सॉल्युबल फॉर्म में रहता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए आपका, ये मेम्ब्रेन बाउंड है पहला ऑप्शन, तो मेम्ब्रेन बाउंड आ रहा है, ये मेम्ब्रेन बाउंड है, करेक्ट है। इनएक्टिवेटेड बाय फोस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम, ये इनएक्टिवेटेड बाय फोस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम, ये भी करेक्ट बोल रहा है। फिर आता है कैटलाइज्ड साइक्लिक एएमपी फॉर्मेशन है, साइक्लिक एएमपी के फॉर्मेशन को कैटलाइज कर रहा है एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम। एक्टिव ओनली व्हेन एसोसिएटेड विद जी प्रोटीन, नहीं ये गलत है, क्योंकि ये सॉल्युबल फॉर्म में भी रहता है। इस तरह से आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया हमारा एक्टिव ओनली। ये रोंग आंसर है, ये रोंग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये दोनों फॉर्म में रहता है, सॉल्युबल फॉर्म में भी रहता है और जी प्रोटीन के साथ में जुड़ा रहता है तब भी रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट पीएच ऑफ द लैक्रिमल फ्लूइड। लैक्रिमल फ्लूइड के साथ में आपको शायद पता होगा, कोई भी किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक पीएच जरूर पूछा जाता है बॉडी की किसी भी कंपार्टमेंट का। तो देखिएगा, सलाइवा का पीएच यहाँ पे 6.2 से लेके 7.6 रहता है, ब्लड का पीएच 7.4 रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच 7.2 टू 7.5 रहता है, कोलोन का पीएच 7.9 to 8.5 रहता है, और ड्यूडेनम का पीएच 5.6 to 8.0 रहता है, स्टोमक का पीएच लेस देन 3 रहता है, 1 के आसपास रहता है, रेंज पूछा जाए 0.9 से लेके 3 रहता है, और लैक्रिमल फ्लूइड का पीएच आपको शायद पता होगा, ब्लड वाला पीएच ही लैक्रिमल फ्लूइड के रहता है। इस तरह से आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर सी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे यूरिन का पीएच बता दूं, जनरली 6.42 भी रहता है, 7.5 रहता है, या 4.5 से 8 के बीच में भी रहता है। ये दोनों ही आंसर जनरली करेक्ट है, डिपेंड करता है कि पर्सन ने कौन सा इंटेक लिया गया है। और वैसे जनरल पूछा जाए कि यूरिन का पीएच कैसा होता है, तो एसिडिक पे टिक करना है अपन को। ओके, फिर आता है नेक्स्ट, वेजाइनल फ्लूइड का पीएच कितना रहता है, एसिडिक रहता है, अगेन 3.8 to 4.2 रहता है, मींस एसिडिक नेचर रहता है।
ओके, नेक्स्ट आता है सीमन का पीएच कितना रहता है, वही लगभग 7.5 रहता है। इस तरह से सीमन पीएच भी रहता है। तो आंसर क्या हो गया, जैसा कि पता है आपको 7.4 किसका, लैक्रिमल फ्लूइड की बात हो रही है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए। एक लाइक बनता है और एक कमेंट जरूर बनता है चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्ट्रेप्टोजोसिन। स्ट्रेप्टोजोसिन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो देखिएगा स्ट्रेप्टोजोसिन का दूसरा नाम है स्ट्रेप्टोजोटोसिन भी बोलते हैं। स्ट्रेप्टोजोटोसिन एल्काइलेटिंग एंटी न्यूप्लास्टिक कैटेगरी का ड्रग है। एल्काइलेटिंग एंटी न्यूप्लास्टिक कौन सी सेल्स को डैमेज करता है, सेलेक्टिव डैमेज करता है। कौन सी सेल्स को, बीटा सेल्स को डैमेज करता है जो पैंक्रियाज में मिलती है। और ये बीटा सेल्स क्या करती है फ्रेंड्स, बीटा सेल्स आपको पता होगा इंसुलिन का क्या करती है, इंसुलिन का सिक्रीशन करती है। तो यदि ट्यूमर हो गया बीटा सेल्स का, बीटा सेल्स का ट्यूमर हो गया, मतलब पैंक्रियाज का में बीटा सेल्स में ट्यूमर होगा, तो उनको ट्रीट करने के लिए स्ट्रेप्टोजोसिन या स्ट्रेप्टोजोटोसिन दिया जाता है। और ये तो एक इसका यूज हो गया। दूसरा यूज इसका ये है, दूसरा यूज ये है कि यदि हम एनिमल्स में डायबिटीज इंड्यूस करना चाहते हैं, तो डायबिटीज इंड्यूस करने के लिए बीटा सेल्स को डैमेज कर देंगे नॉर्मल पर्सन में, नॉर्मल एनिमल्स में, और वो बीटा सेल्स डैमेज होने के बाद में क्या करेंगे, हम डायबिटीज के ड्रग्स का हम एक्सपेरिमेंटल कर सकते हैं। इसका मेन साइड इफेक्ट है नोजिया एंड वॉमिटिंग, सबसे ज्यादा होता है इसकी स्ट्रेप्टोजोसिन से। ओके, तो देखिएगा आंसर क्या होना चाहिए, एल्काइलेटिंग एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट है, करेक्ट है, ये वाली बात कर रहा है। ये सेलेक्टिव बीटा सेल्स को डैमेज करता है, ये भी करेक्ट है। दूसरा ये नोजिया वोमिटिंग भी करता है, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब आंसर हो गया हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, question number 22, the drug class 4 antiarrhythmic is primarily indicated for treatment of supraventricular tachyarrhythmia। एंटी अरिथमिक कैटेगरी की क्लास नंबर 4 से ऐसी कौन सी ड्रग है जो एरिथमिया की सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीआर्थिमिया को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एंटी अरिथमिक कौन सी ड्रग्स होती हैं एंटी अरिथमिक कैटेगरी की, मींस अरिथमिया का मतलब क्या होता है कि हार्ट बीट डिफरेंट रिदम में नहीं है। तो देखिएगा पहली क्लास होती है क्लास 1, जिसको मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर कैटेगरी की बोलते हैं। बेसिकली सोडियम चैनल ब्लॉकर्स इस कैटेगरी में होते हैं। ओके, इसकी पहली क्लास है कौन सी, फर्स्ट ए, जिसमें आता है क्यूनिडीन, मोरिसिजिन, प्रोकेनेमाइड एंड डाइसोपेरामाइड। ओके, ये तो होगी पहली फर्स्ट ए। दूसरी आती है फर्स्ट बी, जिसको लीडोकेन एंड मैक्सिलिटीन होती है। थर्ड आती है 1C, जिसको प्रोफेनानोल एंड फ्लेकेनाइड बोलते हैं। ओके, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। ओके, फिर आता है नेक्स्ट कौन सा, क्लास सेकंड एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स होती है, जिसको बीटा ब्लॉकर्स कैटेगरी को बोलते हैं। बीटा ब्लॉकर्स की ड्रग्स कौन सी होती है, प्रोप्रानोलोल, एस्मोलोल एंड सोटेलोल। सोटेलोल को क्लास थर्ड में भी पढ़ा जाता है। ओके, क्लास थर्ड कौन सी कैटेगरी की है, एजेंट वाइडनिंग एक्शन पोटेंशियल। एपी का मतलब होता है एक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब प्रोलोंग रिपोलराइजेशन करता है, रिपोलराइजेशन को प्रोलोंग करती है, उनको हम क्लास थर्ड में लिखते हैं और पढ़ते हैं। और वो कौन कौन सी ड्रग है, एमिडारोन होता है, ब्रेटिलियन होता है, इस ब्रेटिलियन क्लास सेकंड में भी पढ़ी जाती है, डॉफिटिलाइड होता है, आइब्यूटिलाइड होता है। ओके, नेक्स्ट आता है क्लास फोर्थ ड्रग। क्लास फोर्थ ड्रग कौन सी होती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को हम क्लास फोर्थ बोलते हैं। क्लास फोर्थ में यहाँ पे देखिएगा कौन कौन सी ड्रग है, जनरली दो ड्रग पढ़ते हैं, वेरापामिल एंड डेल्टियाजेम। ओके, तो डेल्टियाजेम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आंसर शायद क्लास फोर्थ की ड्रग पूछ रहा है, ये क्लास फोर्थ की ड्रग पूछ रहा है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, वेरापामिल और डेल्टियाजेम, और डेल्टियाजेम हमारे पास आंसर हो रहा है, दैट इज आंसर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 23, चूज करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ
फॉर प्रोप्रानोल। प्रोप्रानोल से अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, दोबारा एक क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा गया हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे के सारे मैं आज वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो देखना, पहला प्रोप्रानोल नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, जो बेसिकली कौन सी कैटेगरी में आता है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है ये। ओके, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। और दूसरा इसका बात देखना, जैसा कि मैंने बताया था, हार्ट रेट डिक्रीज करता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज करता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करता है। ओके, और नेक्स्ट आता है रेड्यूस मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन को रिड्यूस करता है फ्रेंड्स। फिर आता है नेक्स्ट, नो इफेक्ट ऑन नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, और इसका इसी वजह से इसको यूज किया जाता है हाइपरटेंशन में, एंजाइना पेक्टोरिस में, माइग्रेन में, कार्डियक अरिथमिया में, एंजाइटी में, थायरोटॉक्सिकोसिस में। ओके, तो देखना फ्रेंड्स, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, करेक्ट है आंसर पहला। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ये भी सही है, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करता है। रिड्यूस मायोकार्डियल कंजप्शन, ये भी ऑक्सीजन कंजप्शन, ये भी करेक्ट है। वेरिएबल इफेक्ट ऑन नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ये गलत है, ये यहाँ पे नॉर्मल ब्लड प्रेशर पे प्रोप्रानोल कोई इफेक्ट नहीं करता। इसका मतलब ये इनकरेक्ट आंसर हो गया, आंसर हमारा कौन सा, डी हो गया। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24, चूज वन एप्रोप्रिएट थेरापेटिक यूज फॉर इमिप्रामिन। इमिप्रामिन का कौन सा यूज है, तो इमिप्रामिन जैसा कि आपको पता है, इमिप्रामिन कौन सी कैटेगरी का ड्रग है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी का है, जिसको टीसीएस भी बोलते हैं। और ये इसका मैकेनिज्म एक्शन होता है नोरेपिनेफ्रिन 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर होता है ये। ओके, और इसकी वजह से इसके जो एक्शन होते हैं, सेडेशन होता है, पुअर फॉर्म रहता है, कीप इन माइंड, सेडेशन पुअर रहता है। एंटी मस्कर्निक इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से ड्राइनेस माउथ, ब्लरिंग ऑफ विजन, कॉन्स्टिपेशन करता है, और यूरिनरी हेजिटेंसी होता है। ओके, और इसकी वजह से साइड इफेक्ट कौन सा होता है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन होता है। ड्यू टू किस वजह से होता है, ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स एज वेल एज अल्फा ब्लॉकेज की वजह से ये एक्शन देता है। पोस्चुरल हाइपोटेंशन होता है, पेशेंट खड़ा खड़ा ही गिर जाता है। दूसरा, इसका सीजर्स के प्रेसिपिटेशन हो जाता है। सीजर्स का प्रेसिपिटेशन का मतलब ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब जिसको कन्वर्जेंस या एपिलेप्सी होती है, उन पेशेंट्स को अपन नहीं दे सकते, क्योंकि जो सीजर्स का थ्रेशोल्ड होता है वो डिक्रीज कर देता है। कौन कर देता है, इमिप्रामिन। ओके, फिर नेक्स्ट कौन सा, टैकीकार्डिया कर देता है। टैकीकार्डिया करने से क्या होता है, किस वजह से होता है, ड्यू टू एंटी मस्कर्निक एज वेल एज कौन सा, नोरेपिनेफ्रिन पोटेंशिएटिक एक्शन। ये दो एक्शन की वजह से ये टैकीकार्डिया कर देता है, कौन, इमिप्रामिन। ओके फ्रेंड्स, इसके यूज की बात करें तो न्यूरोपैथिक पेन में इसको यूज करते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बच्चों में होता है, इसको यूज करते हैं, इसमें यूज करते हैं। एनोरेसिस का मतलब होता है जो बच्चे क्या नाम, बैड वेटिंग करते थे, बिस्तर में पेशाब कर देते, उसको एनोरेसिस बोलते हैं। तो इसका एनोरेसिस से मतलब बैड वेटिंग इन चिल्ड्रन होता है, तो इसका ये यूज हो गया सी। ये एपिलेप्सी में भी नहीं दिया जाता है, मेनिया में भी नहीं दिया जाता है, इंसोम्निया में इसका पुअर एक्शन होता है, सेडेशन करता है लेकिन पुअर करता है। तो बेस्ट इसका आंसर कौन सा हो गया, दैट इज बैड वेटिंग इन चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में देखना, द पर्पज ऑफ कंबाइंड ड्रग रेजिमेन इन ट्यूबरक्लोसिस इज टू। ट्यूबरक्लोसिस का मतलब टीबी होता है, टीबी का मतलब देखिएगा कैसे, ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से होता है, और इसको ट्रीट करने के लिए एक गोल सेट किया जाता है, गोल ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर कीमोथेरेपी। मतलब क्या किया जाता है कि ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा नॉटी बैक्टीरिया होता है, बहुत ज्यादा नॉटी बैक्टीरिया का मतलब यहाँ पे कि ये बहुत जल्दी रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लेता है। तो देखना इसके गोल कौन कौन से हैं, एक तो जो लगातार डिवाइड हो रहे हैं उनको बेसिकली कैटेगरी का होता है, बेसिलस टाइप का होता है ये बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया को किल करना, डिवाइड हो रहा है उसको परसिस्टिंग
किलिंग का मतलब वो एक कंडीशन में रहता है उसको किल करना, और साथ में एक होता है प्रिवेंट इमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब उसमें म्यूटेशन आके उस पर्टिकुलर ड्रग के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लेता है ये बैक्टीरिया। ओके, इसीलिए क्या होता है फर्स्ट लाइन ड्रग्स दी जाती है, और फर्स्ट लाइन ड्रग्स भी जनरली इन सभी की कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। और फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन सी होती है टीबी के लिए? वो होती है आइसोनियाजेड, इथाम्ब्यूटोल, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड पायरिजिनामाइड। जनरली इन 4 या 5 के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कितनी डोज देनी, किस तरह से देना, वो उसकी ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन पे दिया जाता है। ओके, इनको H, E, R, S एंड Z से इसको शॉर्ट में या सिंबल के तौर पे इसको यूज किया जाता है। ओके, तो इस तरह से पहला ही आंसर हो गया हमारा कौन सा कि प्रिवेंट इमरजेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस के लिए हमें इसमें कॉम्बिनेशन दी जाती है एक डिफरेंट फॉर्म के साथ में, तो बहुत सारे ड्रग्स 3 या 4 ड्रग के रेजिमेन में दिया जाता है। Friends, question number 26. One of the following is selective serotonin reuptake inhibitor. कौन सा है तो देखना आप लोग, मैं यहाँ पे सभी ड्रग्स के बारे में बता देता हूँ। डेसिपिरामीन है, डेसिपिरामीन, नोट्रिप्टालीन एंड एमॉक्सिपिन, ये एंड रेबॉक्सिटीन, ये कौन सी कैटेगरी के ड्रग है? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं जिसको टीसीएस भी बोलते हैं। बेसिकली प्रोडोमिनेंटली कौन से होते हैं? नोर एपिनेफ्रिन या नोर एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं। कौन से? डेसिपिरामीन मींस नोर एपिनेफ्रिन या नोर एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं। ओके, दूसरा फ्रेंड्स कौन सा है? फ्लुओक्सिटीन। फ्लुओक्सिटीन इस कैटेगरी का आता है, एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी का है, और जिसका मैकेनिज्म एक्शन होता है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसको SSRIs भी बोलते हैं। और इस कैटेगरी की ड्रग्स भी बहुत सारी हैं। कौन कौन सी? फ्लुओक्सिटीन आती है जैसा कि हमारी ऑप्शन में आ रहा है, फ्लुओक्सामीन होता है, पैरोक्सिटीन होता है, सर्ट्रालीन होता है, सिटालोप्राम होता है, इसिटालोप्राम होता है। ओके, इस तरह से 6 ड्रग्स के फॉर्म होते हैं जो एज ए SSRIs के फॉर्म में रहता है। अब बाकी 2 ड्रग्स है, देखना। बुपिरोन कौन सी कैटेगरी का ड्रग है? एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट होता है जो बुपिरोन होता है। इसके साथ में ट्रेजोडोन, माइनासिरीन, मेटाजेपिन, वेलनाफेक्सिन, डुलोक्सिटीन एंड टेनापिटीन एंड एमिनेपिटीन। ओके, ये सारी एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट मेप्रोटिलिन होता है। मेप्रोटिलिन क्या होता है फ्रेंड्स? देखना, टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होता है, TECA बोला जाता है, और ये नोर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है, नोर एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर की तरह काम करता है। ओके, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया? जैसे पता लग गया होगा आपको, फ्लॉक्सिटीन हमारा आंसर हो गया, सेलेक्टिव सीरोटोनिन इनहिबिटर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27, प्लाज्मोडियल रेजिस्टेंस ऑफ क्लोरोक्वीन इज टू। क्या है क्लोरोक्वीन? बेसिकली जैसा कि आपको पता है क्लोरोक्वीन का मैकेनिज्म एक्शन और इसके बारे में बात करता हूं। ये बेसिकली ड्रग ऑफ चॉइस होता है, किसके लिए? क्लिनिकल क्योर के लिए होता है। क्लिनिकल क्योर किसके लिए? एज वेल एज सप्रेसिव प्रोफाइलेक्सिस और ऑल टाइप ऑफ मलेरिया, सभी तरह की मलेरिया में दिया जाता है, एक्सेप्ट किसमें? एक्सेप्ट किसके? जिस ऐसी मलेरिया जिसमें प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका हो, उसमें ये मलेरिया वाली क्लोरोक्वीन नहीं दी जा सकती। ओके, इसके अलावा कौन सी डिजीज में काम आता है? एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबासिस में दिया जाता है, रोमेटोइड आर्थराइटिस में दिया जाता है, डिस्कोइड लूपस इरिथ्रोमेटस होता है। ये 3 तरह की डिजीज और होती है, हालांकि बहुत सारे इसके यूजेस और भी होते हैं, वो भी दिया जाता है। जैसा कि आपको पता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन कोरोना में भी दिया गई थी। ओके, दूसरा आता है इसमें बेसिकली रेजिस्टेंस पावर आ जाती है। किस वजह से आ जाती है? म्यूटेड
एक पैरासाइट प्रोटीन डेवलप होती है जिसको बोलते हैं PFCRT। इसका फुल फॉर्म होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस ट्रांसपोर्टर। ओके, तो वो क्या करता है, ये PFCRT एक प्रोटीन बनाता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, जो ये क्या करता है, इफ्लक्स ऑफ क्लोरोक्वीन फ्रॉम इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव वैक्यूल मतलब साइट ऑफ एक्शन, जहां पे साइट ऑफ एक्शन होता है वहां से क्लोरोक्वीन को बाहर फेंक देता है। ओके, इसका मतलब क्लोरोक्वीन सेल के अंदर ही नहीं जा पाती, जिसकी वजह से वो एक्शन करने वाली है। मींस क्लोरोक्वीन का ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो एक्शन कर पाएगी वहां जाके। तो देखिएगा क्या आंसर हो गया, शायद आपको दिख रहा होगा आंसर, यहाँ पे डी आंसर हो रहा है। कौन सा है, डिक्रीज्ड कैरियर मीडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट, उसको इनिबिट कर देता है, ट्रांसपोर्ट को इनिबिट कर देता है, ड्रग को बाहर फेंक देता है। ओके, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर प्लाज्मोडियम के लिए रेजिस्टेंस पावर हो जाती है क्लोरोक्वीन से। ओके, नाउ नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आता है हमारा कौन सा, 28 देखना आप लोग, कापा रिसेप्टर्स मीडिएटेड एक्शन ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक। देखना, तो यहाँ पे अगेन मॉर्फिन की बात हो रही है। मॉर्फिन कापा रिसेप्टर पे काम करता है, लेकिन वीक एगोनिस्ट की बात कर रहे हैं अपन, वीक एगोनिस्ट है, लेकिन अपन कापा रिसेप्टर पे इससे मीडिएटेड कौन कौन से एक्शन अपन वो बात कर रहे हैं। ओके, तो पहला आता है इसका एनाल्जेसिया। हालांकि एनाल्जेसिया करता है स्पाइनल K1 की वजह से, लेकिन यहाँ पे म्यू रिसेप्टर भी करता है एंड डेल्टा रिसेप्टर भी काम करता है, इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफिक ये एनाल्जेसिया कापा रिसेप्टर का नहीं है। ओके, फिर आता है दूसरा एक्शन मियोसिस, जो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है प्यूपिल का, जो आईज पे काम करता है। ओके, नेक्स्ट आता है कौन सा, डिस्फोरिया करता है एंड साइकोटोमाइमेटिक एक्शन होता है, साइकोटोमाइमेटिक एक्शन करता है। ये सिर्फ कौन सा करता है, ये सिर्फ कापा रिसेप्टर है। नेक्स्ट एक्शन होता है फ्रेंड्स फिजिकल डिपेंडेंस का, फिजिकल डिपेंडेंस भी म्यू रिसेप्टर भी करता है, सेडेशन करता है कौन, कापा रिसेप्टर। नेक्स्ट आता है एक्शन कौन सा, जीआईटी मोटिलिटी को रिड्यूस करता है, जो कौन सा म्यू रिसेप्टर भी करते हैं। और नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी म्यू रिसेप्टर करता है। ओके, तो इस तरह से हमारा डिस्फोरिया आंसर हो गया कौन सा, ये वाला, जो कापा रिसेप्टर ही के थ्रू ही डिस्फोरिया एक्शन होता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड की बात हो रही है, तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड बेसिकली एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग क्या करता है, ब्लॉकेज और मस्करनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, एंटी मस्करनिक एक्शन होता है इसका, इस वजह से ये ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करता है। और ब्रोंकोडायलेटर भी कौन सा ब्रोंकोडायलेटर होता है, मेनली ये जो बड़ी लार्जर एयरवेज होती है, ये एयरवेज होती है, ये एयरवेज होती है, ये एयर होती, इनको डायलेट करता है। ओके, और जो बीटा 2 ब्लॉकर्स होते हैं, बीटा 2 ब्लॉकर्स यहाँ की ब्रोंकियल्स को, यहाँ की को बीटा 2 काम करता है, इस जगह पे बीटा 2 काम करता है। और इप्राट्रोपियम यहाँ पे जो बड़ी एयरवेज है इन सभी पे काम करता है कौन, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। ओके, तो ब्लॉक करता है कॉन्स्ट्रिक्शन को और लार्जर एयरवेज पे मेनली काम करता है। क्लियर। और नेक्स्ट आता है मोर इफेक्टिव इन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज देन ब्रोंकियल अस्थमा, जिसमें सीओपीडी बोलते हैं किसको, सी फॉर क्रॉनिक, ओ फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव, पी फॉर पल्मोनरी, डी फॉर डिजीज। ओके, ज्यादा इफेक्टिव होता है सीओपीडी में ब्रोंकियल अस्थमा के कंपैरिजन में। ओके, तो देखिएगा ब्रोंकोडायलेटर है यहाँ पे, करेक्ट है। ब्लॉकेज और मस्करनिक रिसेप्टर ये भी करेक्ट है, यूज्ड इन सीओपीडी ये भी करेक्ट है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारा, ऑल ऑफ द अबव। ओके
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30, जो हम सुपर 30 की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आ गया, ड्रग कॉम्बिनेशन ऑफ वारफेरिन एंड विटामिन के रिजल्ट्स इन स्पेसिफिक इंटरेक्शन। बेसिकली वारफेरिन और विटामिन के इंटरेक्शन की बात कर रहा है। तो देखना, मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे मेनाडायोन एक फॉर्म होता है विटामिन के तरीका, जिसको नैप्थोक्विनोन भी बोलते हैं। इसका ये आइसो फॉर्म में या इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहता है विटामिन KH2, जिसको हाइड्रोक्विनोन बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये हाइड्रोक्विनोन ग्लूटामिक एसिड के साथ रिएक्शन करके गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड बनाता है और साथ में विटामिन का ऑक्साइड या इपोक्साइड फॉर्म में बना देता है। इपोक्साइड किसकी प्रेजेंस में? रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और ये वापस विटामिन के नैप्थोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ अगेन रिडक्टेज एंजाइम। ओके, ये गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड क्या करता है? ये करता है, कंबाइन करता है कैल्शियम के साथ में, प्रोटीन के साथ में एंड गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड। ओके, इन तीनों का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। किसके साथ में? कैल्शियम के साथ में, प्रोटीन के साथ में। और ये कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से क्या होता है? ये बाइंड हो जाता है फॉस्फोलिपिड सरफेस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाइंड होता है तो क्या हो जाता है? कोगुलेशन होता है, वहां पे कोगुलेशन हो जाता है। ये तो हो गया कोगुलेशन का। लेकिन वारफेरिन कहां आता है? वारफेरिन इस स्टेज पे काम करता है। इस स्टेज पे काम करके विटामिन के को इनिबिट करता है, विटामिन के को इनिबिट करता है। इसका मतलब यहाँ पे एंटागोनिस्ट एक्टिविटी करता है। तो वही बात कर रहा है, वारफेरिन और विटामिन के का क्या काम हो गया? एंटागोनिस्टिक एक्शन हो गया इनिबिशन की वजह से। तो पहला ही आंसर हो गया हमारा एंटागोनिस्टिक एक्शन। ओके फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपको, आपने पूरा इतना पेशेंसली वीडियो देखा। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।